जिस देश में राम ने जन्म लिया उस देश में जन्म भी हम लिए। एकम का है सम्मान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मजे से अपना पढ़ाई करते होंगे। यह वीडियो ज्योग्राफी से है और ज्योग्राफी का आज पार्ट 3 वीडियो है, यानी पार्ट 3 जो हम लोग तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट वीडियो का पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी 2 वीडियो का पार्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग ज्योग्राफी में भारत संसाधन को पढ़ रहे थे। भारत संसाधन का 2 वीडियो हम बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में आप लोग को पढ़ा हुआ मिलेगा। देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग जो है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। संसाधन के वर्गीकरण, तो हम लोग संसाधन के वर्गीकरण पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भागों में बांटे थे। एक आपका जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उसके बाद में उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 भागों में बांटे थे। एक आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय। उसी तरह से हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांट के पढ़े थे। एक आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन और तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अभी की वीडियो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन आखिर क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? देखिए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार होता है, जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं या कहलाता है। बात क्लियर हुआ? तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देखिए, तो हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के बारे में देखें, जैसे कि यहां पे एक आपको मानचित्र बनाते हैं, समझ लीजिएगा। भारत के एक मानचित्र हम बनाते हैं, छोटा सा मैप में समझ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए, यहाँ पे लगभग मान लेना है यह भारत के मानचित्र है, ठीक है। यह भारत के मानचित्र है और इसके हम लोग बारे में देखिए। आप लोग जानते हैं भारत के मानचित्र जो हो रहता है, यहाँ पे भारत 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपका अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी ना जी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका हिंद महासागर है। तो हम लोग देखेंगे कि 3 तरफ से कौन सी है, यह भारत जल से घिरा हुआ है। देखिए, यह सभी के सभी तो राजनीतिक सीमा ही है, लेकिन इस राजनीतिक सीमा के 200 किलोमीटर का क्षेत्र भी आपको हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। यानी यह सभी के सभी तो राजनीतिक सीमा जो है, इस क्षेत्र जो है, इस सभी के सभी क्षेत्र के बाद ही भी यह 200 किलोमीटर के महासागरीय जो क्षेत्र राजनीतिक सीमा जो है, वहां तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए, इस 200 किलोमीटर के महासागरीय जो क्षेत्र है ना, इसे आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि देखिए, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर कि समस्त खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है, जैसे कि वहां पे खनिज है या वहां जो समुद्र है उसमें कोई भी जीव, जैसे जीव यहाँ पे लिखे भी है, जीव यानी मछली जो है, वो सभी के सभी खनिज या मछली जो भी होगा वो भारत सरकार उसको मालिक होगी। बात समझ रहा है ना? देखिए, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो देखिए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के राष्ट्रों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे देखिए, इस जो यहाँ पे देख रहे हैं, यह भारत के मानचित्र, यह भारत है, ठीक है। इस भारत के मानचित्र में जो राजनीतिक सीमा है, उस सीमा के जो 200 किलोमीटर का महासागरीय जो क्षेत्र है, यानी
सागर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बाद वाला, इस क्षेत्र के ये 200 किलोमीटर के जो अंदर है इसको नहीं, इसके बाद वाला जो 200 किलोमीटर के बाहर यानी बाद वाला क्षेत्र को उसे हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र के नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों के समान अधिकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र जो होता है, तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा।